नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जो करंट से ही रिलेटेड थी, लेकिन वो हमने इकोनॉमिक सेक्शन से उठाया था, उसी क्रम को हम आगे फिर से जारी रख रहे हैं। और पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस क्लास में हम आपको स्टैगफ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले वाली क्लास में हमने उसको छोड़ दिया था, उसका थोड़ा सा रेफरेंस बता करके। पिछली क्लास में हमने जो मुद्रास्फीति है यानी कि इन्फ्लेशन है, उसके परिभाषा को समझा था। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है इसको समझा था। साथ ही हमने मुद्रास्फीति के मापने के लिए जो इंडेक्स का प्रयोग होता है WPI और CPI, उसको भी अच्छे से समझा था। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास को यहीं पर रोक दीजिए, पहले जाइए, इससे पहले वाला क्लास देखिए, नहीं तो ये चीज़ें आपके कम समझ में आएंगी। ठीक, उसके बाद में इस क्लास को देखिए, और जिन्होंने देख रखा है वो इस क्लास को पूरा कंटिन्यू करके रखें। आज जो मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में कोर इन्फ्लेशन और स्टैग इन्फ्लेशन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, खासकर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 अक्टूबर को होने वाली है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो WPI है और CPI है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों के लिए एक बास्केट बनाया जाता है। ठीक है, बास्केट होता है। ठीक है, और इन बास्केटों में क्या है, जो WPI है इसमें थोक सामान होते हैं। ठीक है, जो CPI है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें फुटकर सामान और क्या होते हैं, सेवा भी इसमें शामिल होते हैं, सर्विस भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो WPI में थोक सामान और CPI में फुटकर सामान प्लस सर्विस दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, और यही जो है RBI के अनुसार 2014 के बाद से ही CPI को ही जो है मुद्रास्फीति के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब कोर इन्फ्लेशन जो है ये जो है 1975-76 से जो है इसकी बात शुरू हुई, जब एक रिसर्चर ने इसकी बात रखी। ये एक प्रकार का जो है मुद्रास्फीति के इंडेक्स के साथ खिलवाड़ करना है। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत तरीके से इसकी परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन आप उसे जो सही चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको इजीली आपको बता दे रहा हूँ कि जो इंडेक्स है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाने के लिए कोर इन्फ्लेशन जो है एक तरीका है। ठीक है, अब जो मैं बात कह रहा हूँ उसको आपको समझने के लिए उदाहरण भी एक आध देखना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे जो ये बास्केट होते हैं इसमें बहुत सारे सामान होते हैं, 1000-1200 सामानों को सेवाओं को रखा जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बदलता रहता है, कभी बहुत ऊपर चला गया, कभी बहुत नीचे चला गया। जैसे आपका पेट्रोल और डीजल है, ये क्या है, क्योंकि ये जो है विश्व व्यापार पर निर्भर करते हैं, तो अगर जो कच्चे तेल हैं उनके दाम बहुत घट गए तो इफेक्ट पड़ेगा, अगर बहुत बढ़ गए तो इफेक्ट पड़ेगा। या ऐसी चीज़ें जिनका दाम घटने बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव को बहुत व्यापक रूप से दिखा देते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो गवर्न कर रही होती हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि महंगाई का सवाल किससे पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, तो सरकार ये कोशिश करती है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ ना दिखे। विकासशील देशों का जो इन्फ्लेशन है वो 8 से 10% के जो है करीब होता है, 8 से 10% के आसपास होता है विकासशील देशों का जो है इन्फ्लेशन। लेकिन अब अगर ये बढ़ करके जो है 15 से 20 हो जाए या 30 से भी ऊपर हो जाए, तो यानी कि इकोनॉमी बाहर निकल जाए हाथ से, तो कई बार पॉलिटिकल पार्टियां जानबूझकर कोर इन्फ्लेशन का जो है प्रयोग करती हैं।
तो कोर इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर ऐसी वस्तुओं को बाहर निकाल दिया जाए जिनके प्राइस बहुत जल्दी बदलते हैं, उसके बाद में जब इन्फ्लेशन निकाला जाए तो उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना आसानी से कोई नहीं समझा सकता इसको। मतलब दावा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो हो सकता समझा दे, लेकिन कोर इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा इन दो बास्केटों में ऐसे सामान जिनकी कीमत बहुत जल्दी बदलती रहती है, अगर उनको इनसे बाहर कर दिया जाए और उसके बाद में इन्फ्लेशन का आकलन किया जाए तो वही कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में ही नहीं आया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, तो यही था कोर इन्फ्लेशन। अब अगर आप इसकी परिभाषा को लिखना चाहें तो आप वीडियो को पीछे ले जाइए और एक बार सुन करके लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो समय नाजायज़ खराब होगा, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, चलिए अब स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं। स्टैगफ्लेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, स्टैगफ्लेशन बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की परीक्षा के लिए, क्योंकि स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में स्टैगफ्लेशन, जो इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में जा सकती है। ठीक है, तो क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन ये इकोनॉमिक क्राइसिस की एक स्थिति होती है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस की एक स्थिति होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टैगफ्लेशन में समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन का लक्षण क्या है, सबसे पहले ये आपको जानना होगा। स्टैगफ्लेशन का लक्षण क्या है। ठीक है, तो इसका जो लक्षण है कि प्रोडक्शन जो है ना वो नियत रहता है। प्रोडक्शन नियत रहता है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन नियत है। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्शन नियत है और बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि। अभी आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडिया में ऐसी स्थिति आ सकती है। ठीक है, बेरोजगारी में क्या हुई, वृद्धि हुई। मांग की कमी, मांग की कमी यानी कि डिमांड भी जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मांग की भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। और उसके बावजूद क्या हो रहा है, उच्च मुद्रास्फीति। उच्च मुद्रास्फीति यानी कि उच्च मुद्रास्फीति। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये कंट्राडिक्टरी है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसीलिए है। ठीक है, चूंकि ये तो लक्षण हो गया स्टैगफ्लेशन का। ठीक है, कि लक्षण क्या है कि प्रोडक्शन नियत रहेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मांग की कमी हो जाएगी और मुद्रास्फीति क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि महंगाई बढ़ गई। अच्छा, अब आप एक चीज़ सोचिए, अभी जो पिछली वाली क्लास थी, मैंने इसलिए कहा था कि पिछली क्लास पढ़ लीजिए आप, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो मांग आधारित मुद्रास्फीति होती है, यानी कि डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन जो होता है, उससे क्या होता है कि अगर डिमांड बढ़ गई तो मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि डिमांड क्या है, घट रहा है, यानी कि डिमांड जो है वो घट रहा है लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ रही है, यानी कि उल्टी स्थिति हो गई है। ठीक है, डिमांड भी कम है और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। दूसरी चीज, बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि जो होती है वो मुद्रास्फीति को घटाती है, बढ़ाती नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो उनके पास आय ज़्यादा होगा, आय ज़्यादा होगा तो वो डिमांड करेंगे, और जब वो डिमांड करेंगे तो क्या होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। लेकिन अगर रोजगार कम होने लगे, यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी, तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।
इसका भी एक रीजन है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, और प्रोडक्शन जो है नियत हो जाता है। तो ये 4 लक्षण हैं किसी भी इकोनॉमी को स्टैगफ्लेशन कहने के लिए, ठीक है, स्टैगफ्लेशन कहने के लिए, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि एक आभासी समृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आभासी समृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आभासी समृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन नियत रहता है, बेरोजगारी में वृद्धि, मांग की कमी, उच्च मुद्रास्फीति, ये किसके लक्षण है? स्टैगफ्लेशन के। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैगफ्लेशन होता क्यों है, काहे होता है? ये तो लक्षण हो गया कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है? तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि मांग की कमी अगर हो तो मुद्रास्फीति क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, लागत आधारित मुद्रास्फीति। लागत आधारित मुद्रास्फीति, लागत आधारित मुद्रास्फीति मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो इसमें क्या था कि अगर किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में ही खर्चा ज़्यादा लग जाए, यानी कि अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाए और उसके बाद में किराया बढ़ने लगे, यानी कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाए और उसका किराया बढ़ जाए, तो क्या होगा कि आपने मांग नहीं बढ़ाई लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो स्टैगफ्लेशन में लागत आधारित मुद्रास्फीति जो है की वजह से स्टैगफ्लेशन की स्थिति जन्म लेती है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति जन्म लेती है, ठीक है। जैसे डीजल या पेट्रोल की कीमत का बढ़ जाना। अब अगर डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ गया तो क्या होगा? किराया बढ़ेगा, सामान भी महंगे होंगे गुरु, क्योंकि मालों की जो आवाजाही है वो चाहे ट्रेन से हो या ट्रक से हो, ट्रेन भी डीजल से चलती है बहुत सारी। खैर अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी है इंडिया में, लेकिन पहले चलती थी, ठीक है। या अभी भी ट्रेन से क्या होता है, एक स्टेशन पर पहुंच जाता है माल, उसके बाद में ट्रक उसको पहुंचाते हैं। तो अगर डीजल का दाम बढ़ गया तो सामान का दाम स्वतः क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो है वो लागत आधारित मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बेरोजगारी वाले मुद्दे को मैंने आपको समझाया था कि बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार मुद्रास्फीति को बढ़ा देती है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, मैंने आपको समझाया। क्योंकि बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए गुरु, क्योंकि मांग नहीं बढ़ रही है फिर भी मुद्रास्फीति बढ़ी जा रही है। एक वक्र है जिससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है और मैं हर उस संभावना तक पहुंचना चाहता हूं जहां से सवाल बन सकता है, ठीक है। फिलिप्स वक्र समझ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है फिलिप्स वक्र। सवाल कई बार आया इससे स्टूडेंट्स, कई बार इससे सवाल आया है। तो फिलिप्स वक्र क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिलिप्स वक्र बहुत ही सिंपल सी एक बात कहता है कि अगर मुद्रास्फीति घट रही है, यानी कि अगर मुद्रास्फीति घट रही है तो इसका मतलब कि रोजगार क्या हो रहा है? रोजगार में कमी आ रही है। लेकिन अगर रोजगार में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। मुद्रास्फीति क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो क्या होगा? मुद्रास्फीति कम होगी, ठीक है। तो बेरोजगारी अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा तालियों थाली खूब चल रहा है, यानी कि बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो बेरोजगारी ज़्यादा है लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, तो स्टैगफ्लेशन है। सिंपल है, सवाल आएगा गुरु, पक्का आएगा। तो बेरोजगारी जो है अगर वो बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति का होना चाहिए, घटना चाहिए। फिलिप्स महाराज यही कह रहे हैं। फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। बेरोजगारी भी बढ़ रही है और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब फिलिप्स वक्र चूंकि इससे रिलेटेड था, मैंने इसका चर्चा यहाँ पर कर दिया। यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछ लेती है, जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनसे जुड़ी हुई जो बड़े बड़े बात होते हैं उनको जोड़ करके सवाल पूछ लेती है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। स्टैगफ्लेशन में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और 99% उम्मीद है कि इस बार स्टैगफ्लेशन से कोई ना कोई सवाल यूपीएससी गाहे बगाहे पूछ ही लेगी। हो सकता है दूसरे तरीके से घुमा के पूछे, लेकिन पूछेगी जरूर। आप इसके मूल भावना को समझ लेना कि स्टैगफ्लेशन क्या है, उसके बाद में कहीं से भी घुमाएं आप आराम से उसको हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगली क्लास में मिलते हैं इकोनॉमिक्स के और एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक के साथ, जो कि हॉट मनी, एफपीआई और क्रेडिट मनी, M0 वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड होगी। ये सारे मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, इनसे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन सबको अगर पढ़ना है तो आपको हमारे अगली क्लास का वेट करना होगा। ठीक है, बीच बीच में फंबल प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब ज़्यादा आप बोलते हैं तो ये हो जाती है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी क्लास को लाइक कीजिए और बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ। धन्यवाद।